हेलो स्टूडेंट्स, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले टॉपर नहीं बनते परीक्षाओं में। डरने वाले टॉपर नहीं बनते परीक्षाओं में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मैराथन क्लास होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में विथ आंसर पढ़ेंगे। सही सुना आपने। अब आपको कोचिंग या क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप केमिस्ट्री में 90% 95% बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ऐसे वैसे प्रश्न नहीं जो 3 से 4 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, और सिर्फ 1-2 चैप्टर का नहीं, पूरे 10 चैप्टर के। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस बार 12th में और जिसको 95% लाना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, क्योंकि अगर टॉपर बनना है तो अब आपको जागना होगा। भले ही आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अगर आप अभी सुधर जाते हैं तो भी आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज ये एक मैराथन क्लास होगा केमिस्ट्री का। 3 से 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक, सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, क्यों हार्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, मैंने पहले बताया मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। अगर आप लोग डरेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर तो कभी आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। टॉपर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो डरिए मत, डटकर सामना कीजिए, आप टॉपर बनकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1 शॉर्ट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कौन कौन से चैप्टर है जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, विलयन चैप्टर फर्स्ट, फिर विद्युत रसायन, फिर रासायनिक बलगतिकी, फिर डीओ में ब्लॉक के तत्व, फिर उपसह संयोजन यौगिक, फिर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, फिर एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद एमीन, फिर जैव अणु। इन 10 के 10 चैप्टर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर विलयन है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए जाना जाता है, और न्यूमेरिकल तो इसमें आएगा ही आएगा, ये क्लियर है। तो इसमें न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं, इसीलिए मैंने लघुत्तरीय में न्यूमेरिकल लिया है। अभी आगे के जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना आपको करनी है। पहले ये पहचानिए इसमें विलेय कौन सा है और विलायक क्या है। देखिए 3 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम जल है। देखिए, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो जल 100 ग्राम है तो ये विलायक होगा, और यूरिया 3 ग्राम है तो ये विलेय होगा, क्योंकि विलयन जो है 2 घटकों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम वो विलेय होगा। ठीक है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आपको दिया गया है। तो देखिए, जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है KB, आप लोग आगे लिख सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। यह हमें दिया गया है 0.52, देखिए केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये हमें इतना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हमें 3 ग्राम जल दिया गया, 3 ग्राम यूरिया। देखिए, विलेय का भार हमें दिया गया है। विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं विलेय का भार, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 3 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखिए 100 ग्राम जल दिया गया, यानी कि विलायक का भार, इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो इतनी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए, अणुभार हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विलेय का अणुभार जरूर पता होना चाहिए। तो विलेय हमारा, देखिए विलेय क्या है, यूरिया है। मैं अब लिख देता हूं, विलेय क्या है, यूरिया।
ठीक है, यूरिया का अणुभार, ठीक है, ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं इसको? m से। ये हमें निकालना है। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो देखिए यहां पे इसका अणुभार निकालेंगे। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है बताइए? नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 2, अब 1 होता है, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 1 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का होता है 12, तो इसको 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 लिख दिया, नाइट्रोजन का होता है 14, 14, इसको 14 लिख दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख देंगे। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा जो m आएगा वो कितना आएगा? ध्यान से समझिएगा, देखिए इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा ये टोटल? जब आप ऐड करेंगे तो लगभग 60 आएगा। ये विलेय का अणुभार 60 आ गया है। हमें निकालना क्या है? देखिए क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, ये हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैं बता देता हूं, उसी फॉर्मूले पर रख देंगे। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, ये हमने लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है देखिए 1000 यानी कि 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला जो ये है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर आपसे KB पूछ लिया जाए तो भैया सबको इधर ले आइए, KB को इधर रहने दीजिए, बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं डेल्टा TB इक्वल टू, देखिए 1000 तो भैया आपका 1000 ही रहेगा, ठीक है। KB की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखिए, ये KB की वैल्यू है 0.52, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.52 इंटू स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखिए स्मॉल w है 3 और कैपिटल W है 100, तो स्मॉल w की जगह पर 3 रखेंगे, ठीक है, अपान ये m की वैल्यू कितनी है? अभी हमने अणुभार देखिए निकाला 60, ठीक है, इंटू 100, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप 1000 को 0.52 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 0.2 अंक पर है, ये एडजस्ट हो जाएगा तो ये हमारा 520 आएगा। देखिए ये 2 दशमलव एडजस्ट होगा तो 2 जीरो एडजस्ट हो जाएगा, 1 जीरो और बचा, 520 इंटू 3 है अपान, देखिए ये 60 है और ये 100 है, तो इसका गुणा करेंगे कितना होगा? ये तो 6000 हो ही जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। देखिए डेल्टा TB इक्वल टू 52 3 से कितना होता है? 156 अपान ये 600 ऑलरेडी आपका रहेगा। दोनों को भैया जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा 0.26, इतना आएगा और यही हमारा आंसर होगा। डेल्टा TB यानी कि क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ वो हुआ 0.26 केल्विन, ये क्वथनांक में उन्नयन होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। क्वथनांक में उन्नयन जो हुआ वो 0.26 केल्विन का हुआ, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें हमें KB दिया गया था, स्मॉल w हमें पता था, कैपिटल M हमने निकाल लिया यूरिया का अणुभार, कैपिटल W हमें दिया गया था 100 ग्राम, बस हमने रख दिया वैल्यू, आंसर आ गया। अगर अब आपसे यहाँ से अणुभार पूछा जाता है तो भैया सबको इधर ले जाइए, KB पूछा जाता है तो इनका इनसे गुणा कर दीजिए, इनको नीचे बटे में ले जाइए। इसी फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे सेकेंड चैप्टर से होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारे दूसरे चैप्टर से, लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये आता है। दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो भी आपको पता है कौन सा है, विद्युत रसायन है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को हम रहने नहीं देंगे क्योंकि बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। एक रिएक्शन हो रहा है Zn प्लस 2Ag प्लस एक्वा में है, इसका रिएक्शन हुआ Zn+2 बना और 2Ag बना। तो देखिए ये एक सेल अभिक्रिया है, ठीक है, आपको दिया है E0 Zn+2 से Zn, यानी कि जो E0 है, ठीक है, विद्युत वाहक बल Zn+2
Zn2 प्लस से जब ये Zn में कन्वर्ट होता है Zn+2 से, तो इसका विद्युत वाहक बल -0.76 वोल्ट दिया गया है। और E0 जो Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हुआ, तो इसका विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए विद्युत वाहक बल अगर आपको सेल का निकालना है तो आपको कैथोड पर विद्युत वाहक बल और एनोड पर पता होना चाहिए। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका E0 सेल निकल आएगा, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया पहले हम करेंगे। देखिए, ये पूरी अभिक्रिया है, पूर्ण सेल अभिक्रिया, इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया पहले हम देखते हैं और देखते हैं कौन सा एनोड पर हो रहा है, कौन सा कैथोड पर हो रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, यहां पे लिखेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। तो अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी? ये तो पूर्ण अभिक्रिया है आपका। Zn+2Ag प्लस जब रिएक्शन किया तो इसने Zn+2 और 2Ag बनाया। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, अंदर की बातें आपको जानना जरूरी है। देखिए, जो यहां पे Zn है, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में है, ये जो है कन्वर्ट होता है। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, यहां पे पॉइंट, ठीक है, ये जो है ये Zn+2 Aq, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है और यानी कि त्यागता है। और दूसरी जो अपक्रिया हो रही है वो Ag है। तो यहां पे क्या होता है? Ag प्लस ये Aq एक्वा में है, ठीक है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये अर्ध सेल अभिक्रिया में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे आपका आगे 2 लगेगा तब ये रिएक्शन होगा। तो ये बनाता है 2Ag, ठीक है, ए आपका कैपिटल रहेगा यहां पे, 2Ag, ठीक है, ये एस में रहेगा। तो ये रिएक्शन होता है। देखिए जिंक जो है, ये जिंक का जब रिएक्शन होता है तो ये Zn+2 बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, इसकी संयोजकता। और जो सिल्वर है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है भैया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पे अपचयन होगा। ठीक है, अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तब यहाँ पे 2Ag आपका बना। बट यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है। देखिए ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण जो होता है भैया वो एनोड पे होता है। ठीक है, एनोड पर। और जो अपचयन है ये कैथोड पे होता है, कैथोड। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि जब Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होता है तो कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। तो कैथोड पर जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो 0.80 वोल्ट है और एनोड पर -0.76 वोल्ट है। अब हम सेल का विद्युत वाहक बल बड़े आसानी से निकाल लेंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, रिएक्शन को, अर्ध सेल समीकरण है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका वही रिएक्शन आएगा जो ऊपर दिया गया था। देखिए ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला। तो अब यहां से हम विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे? E0 सेल, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भैया। ठीक, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा आप लोग, सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपको निकालना है तो E0 सेल जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा? देखिए E0 कैथोड पर ये रिएक्शन हो रहा है 2Ag वाला, इसका विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट है प्लस में, तो इसको लिखेंगे 0.80 माइनस तो ऑलरेडी लगा है। अब जो E0 एनोड पे हो रहा है, देखिए ये वाला रिएक्शन, इसका विद्युत वाहक बल -0.76 वोल्ट है माइनस में। तो यहाँ पे देखिए माइनस बाहर तो रहेगा ही, साथ में अंदर भी हम माइनस लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू है 0.76। ठीक है, ये हमने कर दिया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, E0 सेल इक्वल टू 0.80 आपका है ही। देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट में भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 0.76। ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहां से हम E0 सेल निकाल लेंगे इजिली।
ई नॉट सेल जो कि हमारा होगा 0.86 और 0.76 को 80 और 0.76 को आप ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 1.56 वोल्ट आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अरे डायरेक्टली इसको हम कर देते ई नॉट सेल इक्वल टू इसको इससे घटा देते तो आ जाता, ये करने की क्या जरूरत। देखिए अर्ध सेल अपक्रिया नहीं समझेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी अपक्रिया कैथोड पे हो रही है, कौन सा एनोड पे, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ये समझ गए तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर आपका क्लियर रहेगा, सिंपल सा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रिएक्शन से डरते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, डरकर सामना करना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स का है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे रासायनिक बलगत की चैप्टर का है। शायद आपको ये क्वेश्चन पता भी हो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में। आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए आपने एकाणुक अपक्रिया समझा, बट आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है। हमारे लघुत्तरीय प्रश्न में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक है, उसके बाद में आणविकता क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 रासायनिक बलगत की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता रहा हूं ताकि तैयारी बेटर तरीके से हो जाए। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है। देखिए वो अपक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसकी कोटि एक है तो उसकी आणविकता भी एक होती है, लेकिन ये एक ऐसी अपक्रिया है जिसकी कोटि एक है परंतु आणविकता एक नहीं है, ये आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाएगी। इसीलिए इसको आभासी एकाणुक अपक्रिया बोलते हैं क्योंकि इसकी कोटि एक होगी, आणविकता एक नहीं होगी। कोटि क्या होती है, मतलब अभिक्रिया अभिकारक जो हैं जो भाग ले रहे हैं उनकी जिन अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, ठीक है, उनकी संख्या को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, और आणविकता क्या है, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक, देखिए इसका एक रिएक्शन बताते हैं अब आभासी एकाणुक अपक्रिया का। देखिए जब हम शर्करा लेते हैं C12H22O11, नाम सुना होगा आपने शर्करा, चीनी बोलते हैं, चीनी तो जानते हैं। इसका जल अपघटन जब हम कराते हैं, देखिए जल से अपक्रिया हमने करा दी, यानी कि जल अपघटन मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा H+ आयन की उपस्थिति में, तो ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। देखिए C6H12O6 और प्लस C6H12O6। जब हम शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तो भैया वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। देखिए कार्बन आपका मॉलिक्यूल सेम है, आप सर्च कर लीजिए कि कार्बन 12 है, ये 6 है, हाइड्रोजन 22 और 2 24 है, इधर भी 12 12 24 है, ऑक्सीजन कितना 11 और 1 12, इधर भी 6 12 है। बस ये रिएक्शन बैलेंस है। बट यहाँ पे एक चीज बताइए, देखिए इसकी कोटि क्या होगी। देखिए आप कह सकते हैं इस अभिक्रिया की कोटि एक है क्योंकि जल के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसकी आणविकता 2 होगी। मैं भी रीजन बताऊंगा। देखिए अभिक्रिया की कोटि पहले निकालते हैं, अभिक्रिया का वेग निकालिए, समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग जब आप निकालेंगे तो देखिए इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करता है, यानी कि जब ये रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी घात 1 है, तो मैंने बताया था अभिक्रिया का वेग निकालिए, अभिकारक की घात कितना है, 1 है, इसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्या है, कैसे यह है। ठीक है, अभिक्रिया है मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिकारक की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जिनकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय परिवर्तित होती है वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। देखिए इस अभिक्रिया में केवल शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। अब चीनी का एक ही मॉलिक्यूल है तो इसकी घात 1 है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। आणविकता कितनी होगी, आणविकता जानते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है,
आणविकता क्या होगी बताइए। देखिए एक मात्रा कट कर दीजिएगा। आणविकता कितनी होगी? देखिए आणविकता क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यहाँ पे दो अभिकारक हैं। देखिए जल अभिकारक है, भले इसकी सांद्रता में परिवर्तन ना हो, लेकिन ये अभिकारक है, जल को लिया गया। तो यहाँ पे दो अणु हैं। देखिए एक अणु है आपका इसका चीनी का और एक अणु है जल का, तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया है। अतः ये है द्विआण्विक अभिक्रिया है, ठीक है। अतः ये द्विआण्विक अभिक्रिया है। तो देखिए ये ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक है लेकिन आणविकता एक नहीं है, तो ये आभासीय एकाणुक अभिक्रिया होगी। देखिए क्या कहा गया था, वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, वो आभासीय एकाणुक अभिक्रिया होती है। तो ये जो अभिक्रिया इसकी कोटि एक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन आणविकता जो है ये द्विआण्विक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता एक नहीं है, तो ये आभासीय एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा। इस अभिक्रिया की कोटि एक है क्योंकि जल के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसकी आणविकता 2 है, अतः ये आभासीय एकाणुक अभिक्रिया है। बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी सिंपल सा था, आई होप कि समझ में आ चुका होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व का क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लिख कर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सभी ईयर्स में ये आ चुका है और आपको पता भी होगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर बुक लेकर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अनसॉल्व पेपर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए संक्रमण तत्व हम अगर बताएं एक भाषा में तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व हम मेनली कहते हैं, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए डेफिनेशन, वे तत्व, इनकी विशेषताएं भी लिखनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी भी एक कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी भी एक कक्षक में प्रवेश करता है, वो डी ब्लॉक के तत्व होगा। इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षकों में प्रवेश करता है। चूंकि इन तत्वों के गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्व के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं या संक्रमण तत्व हैं, इनका जो गुण होता है वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है, दोनों का लक्षण रखते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। आप जब पीरियोडिक टेबल उठाकर देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एक्टिनाइड, लैंथेनाइड सारे तत्व हैं। समझ में आया? तो ये हमारे होते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। एक श्रेणी में आपको दिखा देता हूं सीरीज। देखिए संक्रमण तत्व जो होता है इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। जैसे आपका देखिए यहाँ पे कुछ संक्रमण तत्व दिए गए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये संक्रमण तत्व हैं। इनमें देखिए जो हमारा परमाणु क्रमांक है ये भी दिया गया है, ये परमाणु क्रमांक है, ये 4s ऑर्बिटल में कक्षक में प्रवेश करते हैं, 4s2 ऐसे, ठीक है। 3d में भी ये प्रवेश करते हैं, इसको 3d श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है संक्रमण तत्व, ये सब इनके नाम हैं। किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके दिखा देते हैं हम। तो देखिए मैंने अभी आपको एक श्रेणी दिखाई, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करना चाहें तो इसमें 2 तत्व मैंने बताया। एक आपका है Cr क्रोमियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Z जो होता है इसका वो 24 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए कैसे होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। देखिए 3d5, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये, क्योंकि देखिए इसमें डी ऑर्बिटल में ये प्रवेश करता है। ऊपर देखिए लिखा गया है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी एक कक्ष में प्रवेश करता है। देखिए बाह्य कोश के पहले वाले कक्ष में किसी 5 डी कक्षकों में से किसी एक में प्रवेश करता है, तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, जिसे हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक है 29, अगर इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 और 3d10 इंटू 4s1 होगा। ठीक है, ऐसे देखिए आप ऐड कर दीजिए 2 to 4, 4 6 10, 10 to 12, 12 6 18, 18 और 10 28 और एक 29। ठीक है, ये आपका रिएक्शन। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब ये तो था आपका संक्रमण तत्व क्या होता है। अब इनकी विशेषताओं को समझते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इनकी हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग मैंने डाला है विशेषताएं। ठीक है, इनकी क्वालिटीज क्या क्या विशेषताएं हैं उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी कि देखिए बाह्य कोश जो होता है उसके पिछले वाले कोश में डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसमें वाह्यतम दो कोश का विन्यास कुछ इस प्रकार होता है। वाह्यतम दो कोश का विन्यास देखिए कैसे होगा, अभी मैंने आपको बताया। देखिए n-1 ये अंतिम कोश है। ठीक है, s2 n-1 p6। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। n-1 d का क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका हो सकता है ns1 या फिर 2 भी हो सकता है, ऑल 2। ठीक है, या ns0 भी हो सकता है, ns0। ठीक है, कि मतलब कहने का है कि संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, इसमें वाह्यतम दो कोशों का विन्यास कुछ इस प्रकार होता है। देखिए n-1 s⁻², अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, s⁻² या फिर d के पावर 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। देखिए d के पावर 5 है, यानी कि 1 से 10 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट विशेषता, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। दूसरी विशेषता है इसकी, डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्वों में ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आप लिखकर चले आइएगा, ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखिए उत्प्रेरक गुण। इसमें उत्प्रेरक गुण भी पाया जाता है। कई जगह आपने देखा होगा कि इनका यूज हम उत्प्रेरक के रूप में भी करते हैं, एज अ कैटालिसिस। तो संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। ये गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होती है। आखिर ये उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है और इनमें इनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकता के कारण ये होती है। चौथा देखिए रंगीन आयन व रंगीन यौगिकों बनाने की प्रकृति। इनमें जो है रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। मतलब संक्रमण तत्व में क्या होता है, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। चुंबकीय लक्षण देखिए, अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय हैं, ज्यादातर अनुचुंबकीय हैं। इसका कारण उनमें n-1 d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है, संक्रमण धातु आयन में अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा जो है चैप्टर 5 का, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है उपसा संयोजन यौगिक का। संकर आयन को परिभाषित कीजिए। मतलब ऐसे पूछा जाता है संकर आयन क्या होता है। देखिए उदासीन अणुओं, संकर आयन हेडिंग डालेंगे, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसा संयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीसीज को संकर आयन कहते हैं। यानी कि उदासीन अणु या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजन आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर अगर धन या ऋण आवेश उपस्थित हो तो ऐसी स्पीसीज को हम संकर आयन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा चैप्टर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है क्वेश्चन, ये हमारे हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको समझना है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एक टॉपिक है DDT। ठीक है, DDT जो होता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए
क्वेश्चन डीडीटी क्या होता है? देखिए डीडीटी का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। मतलब डीडीटी का यूज हम एक कीटनाशक के रूप में करते हैं, कीटों को मारने के लिए करते हैं, ठीक है। सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। मतलब डीडीटी थोड़ा सा सस्ता है, इसीलिए इसका उपयोग मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ और जो कृषि में जो हमारे फसल है उसमें कीड़े लग जाते हैं या पीड़क होते हैं, उनको मारने के लिए इसका व्यापक स्तर से उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं, हमारे डेली रूटीन जो हम जो लोग खेती करते हैं, किसान, उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। देखिए ये मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफ्लीज मच्छर तथा टाइफस वाहकों जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा उपयोग इसका है। देखिए जो मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफ्लीज मच्छर हैं उनको भी ये डीडीटी मार देता है। अब भैया जब मच्छर नहीं रहेंगे एनाफ्लीज तो कहां से मलेरिया होगा, ठीक है। तो कितना यूजफुल है। तथा टाइफस वाहक जुओं को मारने के लिए भी ये प्रभावकारी है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कीटनाशक के रूप में डीडीटी का उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद कीटनाशक के रूप में डीडीटी का यूज विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। कीटों की अनेक प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। मतलब कहीं ना कहीं इसका हमारे लिए लाभ भी है और हानि भी है। जो मछलियां हैं उनके लिए ये बहुत विषैली सिद्ध हुई। जैसे कीट, मच्छर, ये सब डीडीटी के द्वारा मारे जाते थे, वैसे ही मछलियां भी मारी जाने लगी, ठीक है, क्योंकि भाई वो भी जीव है, ठीक। तो मछलियों के लिए बहुत विषैली सिद्ध हुई। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो समय के साथ इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। अगर कोई भी जंतु है, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी ही क्यों ना हो, अगर वो निरंतर इसको ग्रहण करता रहेगा, निरंतर इसको खाता रहेगा तो इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाएगी और यह बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूएसए ने 1973 ईस्वी में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यद्यपि विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है। देखिए इसके नुकसान से बचने के लिए यूएसए ने 1973 ईस्वी में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया डीडीटी को, ठीक है। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि इससे मच्छर, कीड़े मकोड़े तो मरते थे, चलो फायदे की बात है, लेकिन इससे मछलियां, जीव जंतु भी इससे मरने लगे, उनके लिए भी ये हानिकारक सिद्ध हुआ, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यद्यपि विश्व में अभी भी इसका उपयोग कहीं कहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे इंडिया में भी हो रहा है कहीं कहीं। तो ये है डीडीटी। मतलब डीडीटी हमारे लिए बहुत विषैली भी है और बहुत लाभदायक भी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, ये सब जब मर जाएंगे, ठीक है, नहीं रहेंगे, तो भाई मलेरिया कहां से होगा, ठीक। समझ में आया? आपके फसल अच्छे होंगे, लेकिन अगर मछलियां मर जाएंगी इसका यूज करके, उसके बाद में अगर जीव जंतु की मृत्यु हो जाएगी इसका यूज करके, तो हमारे लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है। इसीलिए डीडीटी को बैन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका यूज हो रहा है। तो डीडीटी पर आपको टिप्पणी करना है। हमने टिप्पणी कर दिया, हमने बता दिया कि डीडीटी आखिर है क्या और इसका यूज कैसे होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, यही आपको लिखना होता है। तो ये हमारे चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 7 से है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। इसमें लघुत्तरीय प्रश्नों में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको ल्यूकास परीक्षण के भी बारे में बताया। ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बता दिया है। नहीं पढ़ रहे हो, गलती आपकी है, ठीक है। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे नंबर फ्री में नहीं मिलते। आप हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आप ट्रिक लगाकर भी पास हो सकते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाए? इतना इजी नहीं है कि आप लोग क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए, गिब्स आउट लगाकर फिनॉल बना दिए, इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। नहीं तो ये लघुत्तरीय प्रश्नों में नहीं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में होता। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे हमने किया, पहले आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है। देखिए अच्छे से मैं बना रहा हूं, ऐसे कर दिया, इसके ऊपर हमने लगा दिया Cl, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। मतलब C6H5Cl ये फॉर्मूला होता है। चाहे इसको आप बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर Cl लिख दें, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आपको करानी होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से।
इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए, हमने रिएक्शन करा दिया, टेम्परेचर कितना होगा, तो 623 केल्विन, ठीक है, और दाब कितना होगा, 300 वायु, इतना दाब होगा। तब ये हमारा क्या बनेगा, देखिए हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया NaOH से करा रहे हैं, तो देखिए हमारा यहां पे क्या बनेगा, ठीक है। ऐसे जैसे हम लोग उसमें बेंजीन रिंग बनाए थे ऐसे इसमें भी बनाएंगे। बस क्लियर एक बात समझिए आप लोग, देखिए ये O जो है इस Cl को हटा देगा, ये वो और Na इसके ऊपर चला जाएगा, और जो Cl है वो H के साथ जुड़कर HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये O जो है ये ऊपर चला जाएगा, O माइनस रहेगा, और Na ये दोनों ऊपर चलेंगे, Na प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। मतलब जब आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे तो आपका एक मध्यवर्ती आयन बनता है जिसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। कब बनेगा, जब आप क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। यहां से O और Na यहां पे जुड़ जाएगा, ये Cl H के साथ जुड़कर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, ठीक है, जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए ये आपका HCl, अब इसकी अपक्रिया कराएंगे HCl से, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, देखिए अब क्या बनेगा, देखिए ये आपका O जो है इस H को कहेगा भाई इधर चले जाओ ऊपर, ठीक है, आप नीचे मत रहिए, तो ये H जो है इस O के साथ जुड़ जाएगा, ये OH हो गया हमारा, ऊपर चला गया। और ये जो Cl है अकेला पड़ गया, तो Na भैया को ऊपर से नीचे ले आएंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा और ये हमारा फिनॉल बन जाएगा। इस प्रकार से आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। कैसे, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो हमारा फिनॉक्साइड आयन बना। यहां से ONa ऊपर चला गया, Cl भाई बाहर आ गए नीचे, ठीक है, HCl बाहर निकल गया। फिर हमने इस फिनॉक्साइड आयन की अपक्रिया HCl से कराया, तो हमारा देखिए H, ये O ने H को बुला लिया अपने पास तो OH बन गया, और Na जो है Cl के पास चला आया, ठीक है, इसने H को भेजा तो Na को नीचे बुला लिया, ठीक, कोई ना कोई रहना चाहिए, तो ये आपका NaCl बाहर निकल गया। भाई समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये बुलाना उलाना इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इनको तो जानते हैं भाई आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिएगा, इनका नाम है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और ये है फिनॉल। तो इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। पहले क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर HCl से कराएंगे, फिनॉल बन जाएगा। बस क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, तो ये रिएक्शन आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग को, तो ये बता दिया जाएगा कि इसमें रिएक्शन पढ़ लीजिए, परकिन अपक्रिया, बेंजोइन संघनन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो केवल थ्योरेटिकल चीजें पढ़कर जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या, देखिए निम्न अभिक्रियाओं में A, B तथा C यौगिकों के नाम लिखिए तथा संरचना सूत्र लिखिए। मतलब आपको यह बताना है कि जो CH3COOH एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हमने अमोनिया से कराई तो A बना। अब A का नाम क्या होगा भाई, वो रिएक्शन के बाद पता चलेगा। फिर A की अपक्रिया हमने NaOBr से कराया, NaOBr क्या है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, इसकी अपक्रिया कराई तो B बना। अब B क्या है अभी मैं बताऊंगा। फिर हमने B की अपक्रिया NaNO2 और HCl से कराया, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो C बना। अब C क्या है, ये रिएक्शन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसको जब NH3 के साथ अपक्रिया कराया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना। देखिए हम यहां पे इसको पूर्ण करते हैं, मतलब आपको पूर्ण करना है। A की जगह पर क्या होगा, B, और C की जगह पर देखिए ये हमारा हो गया CH3COOH, ठीक है। इसकी अपक्रिया हम लोग करा रहे हैं किससे, ध्यान दीजिएगा, इसकी अपक्रिया हम लोग करा रहे हैं NH3 के साथ, इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बताइए आप लोग। देखिए ये CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, CH3, ठीक है, CO भी ले लेंगे, CO हमने ले लिया, ठीक है, CH3CO ले लिया। यहां से NH3 में से NH2 हम ले लेंगे, NH3 में से NH2 ले लिया तो बचा क्या, यहां पे एक H बचा, यहां पे H बचा, H2 और वो बचा, H2 वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम एसिटिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमारा CH3CO NH2 बचता है।
इसका नाम क्या है बताइए? CH3CONH2, इसका नाम है एसिटामाइड। अभी मैं लिखकर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए हमारा ए तो पता चल गया कि हाँ ए के जगह पर एसिटामाइड रहेगा, लेकिन अभी भी हमें जो ए आया है उसकी अपक्रिया NaOBr से करानी है, ठीक है? ऐसे हम लोग करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये CH3 आपका ऐसे रहेगा CH3, ठीक है? NaOBr क्या है, नाम याद कर लीजिए, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है? तो यहां पे हमारा देखिए ये CO इधर चला जाएगा, NH2 बचेगा, NH2, ये हमारा बन गया मेथिल एमीन। समझ में आ रहा है? मतलब हमने एसिटामाइड की अपक्रिया जब NaOBr से कराया तो मेथिल एमीन बना, यानी कि बी के जगह पर मेथिल एमीन हो गया। अब हमें बी का भी रिएक्शन कराना है, चलिए इसको मैं अलग कर देता हूं। देखिए मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अब CH3NH2 की अपक्रिया हमें किससे करानी है, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, NaNO2 और प्लस HCl से करानी है। देखिए CH3NH2 की अपक्रिया NaNO2 प्लस HCl से करानी है, तो क्या बनेगा, देखिए ये हमारा बनेगा CH3, ठीक है? और यहां से हम ले लेंगे O ले लेंगे और यहां से एक H ले लेंगे, CH3OH बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, ठीक है? तो हमें क्या पता चला, A के जगह पर क्या बना, एसिटामाइड, B के जगह पर क्या बना, मेथिलेमीन, और C के जगह पर क्या बना, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल इसको बोलते हैं। तो यही होगा आपका नाम, देखिए इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है? इसकी अपक्रिया हमने अमोनिया से कराई तो हमारा बना एसिटामाइड, एसिटामाइड, ये बन गया, ठीक है? अब इसकी अपक्रिया हमने NaOBr से कराया तो मेथिल एमीन बना, मेथिल एमीन, ठीक है? अब मेथिल एमीन की अपक्रिया हमने NaNO2 और HCl से कराया तो हमारा मेथेनॉल बना, मेथेनॉल। आप लोग जहां तक हो सके सीधा सीधा लिखिएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन ना बनाए तो भी बेटर रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा बन गया। ए के जगह पर क्या बना, निम्न अपक्रियाओं में A, B तथा C यौगिकों के नाम तथा संरचना सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए ये हमारे हैं भैया A, ये A हो गए, ये B हो गए और ये हमारे हो गए C, ठीक है? ये C हो गए, बस ABC। A का नाम है एसिटामाइड, B का नाम है मेथिलेमीन, C का नाम है मेथेनॉल, बस हो गया। यही करना था, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको रिएक्शंस करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी एमीन चैप्टर का ये है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा जो कि हमारे चैप्टर नंबर किससे होगा, चैप्टर नंबर 10 से होगा। देखिए ये हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ विस्तृत उत्तरीय में भी आता है, क्या होता है जब हमारे लघुत्तरीय में भी आता है, कई बार आ चुका है। देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहला, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करता है। क्या होगा अगर एनिलीन जो है वो नाइट्रस अम्ल से 273 से लेकर 268 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिया करेगा। और दूसरा है क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं। देखिए ये दोनों रिएक्शन आपको समझने होंगे, और ये क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना। फर्स्ट वाला हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है क्या होता है जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करता है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एनिलीन। देखिए ये हमारा हो जाएगा एनिलीन, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा बेंजीन है, इसके ऊपर लगा देंगे NH2, ये हमारा एनिलीन हो गया। NH2 लगाएंगे एनिलीन होगा, और अगर इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, OH लगा देंगे तो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है? COOH लगा लेंगे बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको समझनी होगी। ये किसके साथ अब क्रिया करता है, एनिलीन नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। फॉर्मूला अगर पता है केमिकल फॉर्मूला तभी आप इसको कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और केमिकल फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ लीजिए, ठीक है? बाद में ये ना रहा कि आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला नहीं पता, एसिटिक अम्ल का नहीं पता, एथिल अल्कोहल का नहीं पता, मेथिल अल्कोहल का नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इसकी अपक्रिया हम HCl से भी कराएंगे। मतलब जब हम एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से, दो ही आपको रिएक्टेंट दिए गए थे,
लेकिन आपको एक रिएक्टेंट और लेना है, कोई जरूरी नहीं है 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं अभिकारक तो 2 ही आप लें, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या है, टेम्परेचर दिया है 273 से 268 केल्विन, तो 273 से 268 केल्विन। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो बेंजीन रिंग बनाएंगे जो हमें बनाना ही बनाना है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से आप लोग प्रेजेंट कीजिएगा बेंजीन रिंग को, ठीक, अच्छा लगे दिखने में भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए N जो है हमारा यहाँ पे NH2 है। ठीक है, तो N हमारा यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा N+, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। और देखिए यहाँ से हम N ले लेंगे और Cl ले लेंगे, N और Cl ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा NCl-। देखिए N+ और NCl- हमारा बन गया, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आपने सुना होगा। ठीक है, N2Cl, N और N मिलकर N2 बना लेंगे Cl। ठीक है, ये N आप लोग इसी के साथ में लिखिएगा तभी अच्छा रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, 3 बॉन्ड रहेगा। बचेगा क्या, देखिए हमारा N हो गया और NCl हो गया, बचा क्या, देखिए H2 बचा, हाइड्रोजन कितना बचा, 2, एक 3, एक 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 2। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए H2O अगर हम करते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और 3, एक 4 है और ऑक्सीजन 2 है। अब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। बाकी N और Cl तो हमारे भैया चले ही गए। ठीक है, कहाँ, ऊपर, यहाँ पे, ऊपर नहीं वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 268 केल्विन पर कराएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसका नाम लिख दीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, और इसका नाम है एनिलीन, इसको तो हम लिख ही लेंगे एनिलीन। इनका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 268 केल्विन पर कराते हैं टेम्परेचर पर, तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि यहां पे बना है। ठीक है, C6H5N2Cl बोलिए, चाहे बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl लिख दीजिए। देखिए N+ में Cl हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, और +2H2O। दूसरा हमारा क्या है, क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करना है, चलिए उसको भी करते हैं, सेकेंड वाला। ठीक है, दूसरा ऐसे लिखेंगे, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको लिख देंगे, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करना है। ब्रोमीनीकरण का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन से रिएक्शन कराना है, तो ये हमारा हो गया एनिलीन, ऊपर NH2 रखा, लिख देंगे, ये हमारा एनिलीन हो गया। ठीक है, इसका ब्रोमीनीकरण करना है तो इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन का फॉर्मूला होगा Br2। ठीक है, हमने रिएक्शन करा दिया, और ये जो Br2 लेंगे ये जलीय लेंगे, मतलब जलीय ब्रोमीन, ब्रोमीनीकरण करना है तो जलीय लेंगे। ठीक है, ऐसे ले लिया, फिर गिब्स आउट लगाइए। अब हम रिएक्शन देखिए, हमने Br2 से रिएक्शन कराया ब्रोमीन से। ठीक, तो हमारा बनेगा क्या, चलिए यहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं साइड में। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से बनाइएगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर हमारा क्या बनेगा, देखिए NH2 तो आपका ऊपर रहेगा ही, ये बन गया भैया। ठीक है, देखिए यहां पे Br2 है, यहां पे एक Br ऐसे हमारा जुड़ जाएगा, यहां पे भी एक Br जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी एक Br जुड़ेगा, Br। तो आप लोग कहेंगे सर 3 Br आपने जोड़ दिया, यहां पे तो 2 ही Br है, तो क्या करेंगे इसके, देखिए यहां पे आगे 3 लगा देंगे, 3। अब Br कितना हो गया, 2 ऑलरेडी था, 3 हमने कर दिया, तो 2 का 3 से गुणा होगा 6 हो गया, और यहां पे 3 हमने लिखा है, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, 3HBr लिख देंगे। आप लोग कहेंगे सर जी 3HBr कैसे हो गया, देखिए जब यहां पे Br लगा तो एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, यहां पे Br लगा, एक हाइड्रोजन हटा, यहां पे Br लगा, एक हाइड्रोजन हटा। देखिए यहां पे जब ये एनिलीन है तो यहां सब कोने कोने पर हाइड्रोजन है, अगर यहां पे हमने Br लगा दिया है तो हाइड्रोजन हट जाएंगे, 3 जगह Br लगाया है तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे, तो 3H हो गया, और Br हमारा कितना है 3 यहां हो गया, और 1 2 3 6 हो गया, यहां पे भी 2 का 3 से गुणा होगा 6 होगा। मतलब एक चीज समझिए मैं जो बोल रहा हूं, देखिए एनिलीन हमारा है, इसका फॉर्मूला होगा C6H5NH2।
अब अगर आप लोग देखिए यहां कोने कोने पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन हटा था तभी NH2 जुड़ा था, तो यहां पे जब यहां पे ब्रोमीन जोड़ेंगे 3 कोने पर तो 3 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया 3H, और Br हमारा 2 का 3 से गुणा होगा 6 होगा, यहाँ पे 3 है 3 और लिख दिया 3HBr हो गया, बस यही हो गया। तो जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। देखिए इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन ये इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यानी कि यहां से 2, 3, 4, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और ये आपका होगा एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। तो जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण होता है, एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, बस हो गया। ये हमारा 2 क्वेश्चन था, क्या होता है जब का, दोनों मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, और अब आप लोग छोटे बच्चे तो रहे नहीं, ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा ऐसे ऐसे रिएक्शंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने लास्ट चैप्टर से जो होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे लास्ट चैप्टर से है, जैव अणु से। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो आप ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण कीजिए, और दूसरा नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। अब ऐसे थोड़ी ना होगा, इसको हमें कराना होगा। तो देखिए ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? देखिए वैसे सिंपल फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा। तो ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन या अन्य मृदु ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि अगर आप लोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल द्वारा करेंगे तो आपको ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होगा, मतलब ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन या अन्य मृदु ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। रिएक्शन देखते हैं, देखिए ग्लूकोज को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CHOH इस पे 4 लगा देंगे, और फिर हमारा हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से भी हम ग्लूकोज को लिखते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज को लिखेंगे। अगर आप लोग गिनेंगे तो कार्बन कितना है देख लीजिए, 1 कार्बन और इसका 4 है, तो 4 1 5 कार्बन और 1 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है 1 और 8 यहाँ पे होगा, 4 इसका 4 इसका, 8 1 9 2 2 11 1 12, C6H12 हो गया। O कितना है 6 होना चाहिए, तो 1 है, 4 1 5 1 6 ये भी है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे किसके द्वारा, ब्रोमीन जल के द्वारा। तो ब्रोमीन जल को Br2 और प्लस H2O, ये ब्रोमीन जल है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे O, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो CHO है यहां पे क्या होगा, ये वाला O जो है इससे जुड़ जाएगा, तो इसी के जगह पर हमारा COOH हो जाएगा। बाकी सेम आपका वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी देखिए ये हमारा CHOH का होल 4 और ये हमारा CH2OH, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत होता है। ये जो एल्डिहाइड समूह है ग्लूकोज पर, यही केवल ऑक्सीकृत होगा, ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले ग्रुप पर। देखिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के द्वारा कराते हैं तो इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीकृत होता है। देखिए यहां पे CHO की जगह पर COOH हो जाएगा, बाकी ऐसे ही नीचे रहेगा, ठीक है, बस हो गया। दूसरा देखिए नाइट्रिक अम्ल के द्वारा भी इसका ऑक्सीकरण हम करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप देखिए, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। तो देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं अन्य प्रबल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकोसैकेरिक अम्ल या इसे ग्लूकैरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसमें ऑक्सीकृत कर देते हैं। मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं अन्य प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोसैरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, CHO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHOH का 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमने कर दिया। ठीक, समझ में आ रहा है। इसका हम लोग ऑक्सीकरण अब कराएंगे। तो यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा 3 लेंगे, 3 ऑक्सीजन, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ इसका ऑक्सीकरण करना है भाई। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। तो हमारा क्या होगा देखिए, ये CHO तो COOH में बदलेगा ही, इसको बदल देते हैं। ये हमारा जो नीचे है CHOH, ये ऐसे ही रहेगा, CHOH का 4, और ये जो हमारा CH2OH है, ये CH2OH नहीं रहेगा, ये भी CO और एक O यहां से ले लेंगे। देखिए, एक O ये इसमें चला गया, एक O इसमें ले लेंगे, तो ये हमारा COOH रहेगा, इसमें बदल जाएगा। मतलब यहां पे CH2OH नहीं रहेगा। देखिए, C ले लेंगे, यहां से एक O ले लेंगे, OOH हो गया। बचा क्या, यहां पे भी एक O चला गया, यहां पे H2 बचा और O बचा, ये बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, तो जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है ग्लूकोसैकेरिक अम्ल, ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। ठीक है, ये है ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, COOH में, और यहां पे CH2OH की जगह पर COOH। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे एक ऑक्सीजन हमारा एडजस्ट हुआ, यहां से यहां पे एक ऑक्सीजन एडजस्ट हुआ, बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा, यहां से 2 हाइड्रोजन मिलकर जल बना लिए, बस हो गया। तो जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल के द्वारा कराते हैं तो ग्लूकोसैकेरिक अम्ल बनता है। इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और आज का जो हमारा क्लास है, पूरे केमिस्ट्री के लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ नहीं सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, क्योंकि अब आपको तैयारी करना ही होगा। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।